सलाम। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस का चैप्टर। तो आज हम इंशाल्लाह सारे इनपुट डिवाइसेस को ख़त्म कर लेंगे। तो हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इनपुट डिवाइस होगा आज का, वो होगा कीबोर्ड्स। अब कीबोर्ड्स मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस है। मेरे ख्याल से आप सब ने कहीं ना कहीं तो उसको ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। अब ज़रूर आप पूछोगे कि माउस क्यों सबसे कॉमन वाला नहीं है, कीबोर्ड क्यों सबसे कॉमन वाला है। और इसका वजह ये है कि जब डॉस का सिस्टम इस्तेमाल होता था, या फिर अगर आपने कभी लिनक्स यूज़ किया हो तो उन ओएसएस के अंदर कोई भी जीयूआई नहीं होता है। मतलब है कि हर चीज़ टेक्स्ट बेस होता है। अब अगर हर चीज़ टेक्स्ट बेस होता है, मतलब है कि हर चीज़ कीबोर्ड के थ्रू हो सकता है, तो फिर माउस की तो ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और क्योंकि माउस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो इतना कॉमन नहीं है जितना कॉमन कीबोर्ड्स हैं। तो जो लोग पहले ज़माने में डॉस के सिस्टम्स को या ओनली कमांड लाइन ओएसएस को इस्तेमाल करते थे, जिसमें कोई भी जीयूआई नहीं होता था, और आज भी काफ़ी ऐसे ओएसएस हैं और काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो जो भी लोग इसको यूज़ करते हैं वो सब जो है माउसेस की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए कीबोर्ड्स बाय फार सबसे ज़्यादा कॉमन है। और कीबोर्ड्स जो होते हैं वो होते क्या है, अब आप सबको तो पता ही है कि कीबोर्ड्स के अंदर कीज़ होते हैं। जब वो की प्रेस होता है, कौन प्रेस करता है? हम यूज़र्स उस की को प्रेस करते हैं। जब वो की प्रेस होता है तो फिर डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाता है। तो जब एक यूज़र एक की को प्रेस करता है कीबोर्ड के ऊपर, तो वो एक सर्किट को कंप्लीट करता है। क्योंकि एक बटन है, बटन क्या करता है? बटन या तो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो को ऑन करता है या फिर ऑफ़ करता है। तो इन दिस केस वो उसको ऑन करता है, मतलब है कि वो सर्किट को कंप्लीट करता है। तो उसके बाद क्या होगा, जो आपका की का सिग्नल होगा वो एक माइक्रो प्रोसेसर को सेंड होगा, जो आपके कंप्यूटर, जो आपके कीबोर्ड के अंदर लगा हुआ है। और ये माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इंटरप्रेट करेगा, मतलब है कि समझेगा कि कौन सा की अभी यूज़र ने प्रेस किया है, और फिर उसका डाटा वो सेंड करेगा कंप्यूटर को, ताकि वो उस डाटा को प्रोसेस कर सके। तो ये पूरा लाइफ साइकिल है एक कीबोर्ड का, एक कीबोर्ड की का, कि सबसे पहले तो यूज़र उसको प्रेस करेगा। प्रेस करने के बाद जो भी वो की होगा, वो की का जो सिग्नल है वो सेंड होगा। कैसे सेंड होगा? जब आप की को प्रेस करते हो तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो जाता है। मतलब है कि एक सिग्नल या एक इलेक्ट्रिकल पल्स सेंड होता है एक माइक्रो प्रोसेसर को, जो आपका कीबोर्ड के अंदर ही मौजूद है। वो माइक्रो प्रोसेसर आपका इस डाटा को, आपका इस इलेक्ट्रिक पल्स को एग्जामिन करेगा। वो समझेगा कि आपने कौन सा की को प्रेस किया है। समझने के बाद वो कंप्यूटर को वो डाटा सेंड करेगा, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, और फिर उसके बाद आपका जो की है, उसका जो डाटा है, वो अगर फॉर एग्जांपल वर्ड में टाइप कर दो तो आपको अपना स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। अगर आप वेब ब्राउजिंग कर रहे हो तो आपका अपना वेब ब्राउज़र सर्च बार के अंदर दिख जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। और नॉन प्रोफेशनल टाइपिस्ट के लिए, क्योंकि मोस्ट लोग तो नॉन प्रोफेशनल टाइपिस्ट ही हैं, मतलब है कि वो या तो 2 फिंगर्स को यूज़ करके टाइप करते हैं, या फिर वो एक वर्ड या 2 वर्ड्स को टाइप करने के लिए और उनको हर वक्त मतलब नीचे देखना होता है कि कहाँ की लोकेटेड हुआ है, ताकि वो फिर उसको सही से टाइप कर सकें। तो जो सबसे पहला मेथड है कि जब आप यूज़ करते हो 2 फिंगर्स टाइप करने के लिए, उसको बोलते हैं, या सिर्फ एक फिंगर को, तो उसको बोलते हैं हंट एंड पेक मेथड, जो सबसे स्लोएस्ट मेथड है टाइपिंग का। फिर उसके बाद होता है बफरिंग मेथड। बफरिंग मेथड यही होता है कि आप अपने सारे फिंगर्स को इस्तेमाल करते हो, लेकिन आप 1 या 2 वर्ड से ज़्यादा टाइप नहीं कर सकते हो कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर देखने के बगैर। मतलब है कि आपको देखना पड़ता है कि अच्छा भाई ये की कौन सा है, आप एक नज़र नीचे देखोगे, फिर उसके बाद आप वो वर्ड को टाइप कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं बफरिंग। और प्रॉपर टच टाइपिंग जो होता है वो इस तरह से होता है कि आप टाइप कर सकते हो बगैर किसी पॉज का, और आपको कीबोर्ड को देखना ही नहीं पड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल टच टाइपिंग। और इसलिए नॉन प्रोफेशनल यूज़र्स के लिए जो है ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। मतलब है कि टाइपिंग करना एक काफ़ी स्लो प्रोसेस है मोस्ट यूज़र्स के लिए। और इसका वजह यही है कि वो इतना फास्ट टाइप नहीं कर सकते, वो प्रोफेशनल टच टाइपिस्ट नहीं है। तो इस वजह से मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स जो है, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि CPUs को जब डाटा मिलता है, CPU का जो स्पीड होता है वो एक बेस अमाउंट होता है। मतलब है कि पूरा कंप्यूटर को उस बेस के ऊपर चलना है, उस वैल्यू के ऊपर चलना है। अगर कोई ऐसा डिवाइस है कंप्यूटर के अंदर एक्सटर्नली या इंटरनली जो CPU का स्पीड से ज़्यादा स्लो है, तो फिर हम बफर्स को इस्तेमाल कर लेंगे। हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है। तो कीबोर्ड्स के अंदर भी एक कीबोर्ड बफर लगा हुआ होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर को प्रिवेंट करेगा
कीज़ को वेट करने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर वो फॉरएवर वो वेट ही करता रहता कि अभी आप एक और की टाइप करो, फिर आप एक और की टाइप करो। वो कभी डाटा को प्रोसेसर को सेंड नहीं करेगा, वो डाटा कभी प्रोसेसर को सेंड नहीं होगा, बस वो रिसीव ही करता रहेगा कीबोर्ड, कुछ सेंड नहीं होगा कंप्यूटर को ताकि वो प्रोसेस कर सके। तो इस वजह से कीबोर्ड बफर्स की ज़रूरत है। और अगर कोई प्रोफेशनल टच टाइपिस्ट भी हो तो उनके कीबोर्ड्स में भी कीबोर्ड बफर्स डालना ज़रूरी है। और इसका वजह यह है कि कंप्यूटर्स का जो स्पीड होता है डाटा को प्रोसेस करने का, वो इतना फास्ट होता है कि कोई फिंगर इतना फास्ट टाइप कर ही नहीं सकता है। मतलब है कि अगर आपको कुछ पता है वर्ड्स पर मिनट के बारे में या टाइपिंग स्पीड के बारे में, तो जो प्रोफेशनल टच टाइपिस्ट होते हैं तो उनका टाइपिंग स्पीड होता है 130-150 वर्ड्स पर मिनट, कभी कभी 200 तक भी जाता है। लेकिन कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है वो इतना फास्ट होता है कि अगर कोई इंसान 1000 या 2000 वर्ड्स पर मिनट भी अगर टाइप कर सकता होता तो भी कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर सकता। और ये तो मुमकिन ही नहीं है। मतलब है कि ह्यूमन फिंगर्स जो है वो एक नॉर्मल क्वार्टी कीबोर्ड पे जो सबके पास होता है, तकरीबन सबके पास होता है, वो उसके ऊपर 300 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा टाइप कर ही नहीं सकता है। ये ह्यूमंस कर ही नहीं सकते, उनके बोन्स ही इस तरह से नहीं बने हुए हैं, तो इसलिए ये चीज़ इस तरह से हो ही नहीं सकता है। तो इस वजह से कीबोर्ड बफर्स की ज़रूरत सबको पड़ती है। अब कंटिन्यूस टाइपिंग जो है, जो बहुत ही फास्ट टच टाइपर्स है, या फास्ट इतना नहीं भी है तो भी अगर आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ टाइप करते जा रहे हो, अगर आप एक राइटर हो या कोई और राइटिंग रिलेटेड टाइप काम कर रहे हो या टाइपिंग रिलेटेड काम, अगर वो आप बहुत देर तक करते हो, कंटिन्यूसली करते हो, तो फिर आपको एक हेल्थ रिस्क पड़ता है जो काफ़ी डेंजरस है, और उसका नाम है RSI, रिपेटिटिव स्ट्रेन इंजरी। मतलब कि आप बार बार अपना फिंगर्स को इस्तेमाल करते हो तो एक्सेसिव यूसेज हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल उसका हो जाता है, जिसकी वजह से फिर दर्द होने लगता है। उसको बोलते हैं RSI, रिपेटिटिव स्ट्रेन इंजरी। तो ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है, और इस वजह से साइंस भी बोलता है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं, और मतलब कॉमन सेंस की भी बात है कि कंप्यूटर के सामने इतना नहीं बैठना चाहिए। अगर आपका काम ही कंप्यूटर के ऊपर है तो भी आपको एटलीस्ट ब्रेक्स तो ज़रूर लेना चाहिए। मतलब है कि हर 1 घंटा जो है आप थोड़ा उठो, घूमो फिरो 5 मिनट तक, फिर वापस बैठो। ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको 3 घंटे के बाद तो कोई ना कोई बड़ा गैप लेना ही पड़ेगा। अब छोटे गैप्स तो हर घंटे के बाद लेना चाहिए, 5 मिनट का, 10 मिनट का, लेकिन बड़े गैप्स जो है समझो आधे घंटे का या 1 घंटे का, वो तो आपको लाजिम लेना चाहिए हर 3 घंटे के बाद तकरीबन, क्योंकि वो फिर ये इंजरी इतना कॉमन है, ये इतना बड़ा हेल्थ रिस्क बन गया है कि काफ़ी लोग को ये होता है। और मैं एक्चुअली एक प्रोफेशनल टच टाइपिस्ट हूँ, मेरा पर्सनल टाइपिंग स्पीड है 150 वर्ड्स पर मिनट, और मुझे फील भी होता है कि जब भी मैं कोई ऐसे लिख रहा होता हूँ या जब भी मैं कोई टाइपिंग रिलेटेड काम कर रहा होता हूँ तो मेरे फिंगर्स जो है वो 2-3 घंटे के बाद दर्द होने लगते हैं। इसलिए मैं पॉज करके 1 मिनट उठ जाता हूँ, थोड़ा पानी पी के आता हूँ, थोड़ा नीचे जाके ऐसी थोड़ा वॉक करके आता हूँ, खाना खा के आता हूँ, फिर उसके बाद मैं वापस काम के ऊपर लगता हूँ। तो ये एडवाइस सिर्फ प्रोफेशनल टच टाइपर्स के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। आप ज़्यादा देर टाइपिंग नहीं करो वरना आपके फिंगर्स को नुकसान पहुँच सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं पॉइंटर्स के बारे में। अब पॉइंटिंग डिवाइसेस जो होते हैं वो, अब नाम से ही पता चल रहा है कि वो पॉइंटिंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइसेस जो है वो कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, वो है माइस और ट्रैक बॉल्स। तो माइस तो तकरीबन हर कोई इस्तेमाल करता है, जिस पे वो 2 बटन्स होते हैं, मिडिल में एक स्क्रॉल व्हील होता है, कुछ एक्स्ट्रा बटन्स भी होते हैं, या तो वो वायर्ड होता है या फिर वो वायरलेस होता है। तो वो तो सब ने इस्तेमाल किया होगा, लेकिन कुछ लोग ने ये राइट वाला भी इस्तेमाल किया होगा जो राइट पे दिया हुआ है, केंसिंगटन वाला। तो ये एक ट्रैक बॉल है, तो ये माउस की तरह ही काम करता है। फ़र्क ये है कि आपको इसको मूव नहीं करना पड़ता है। जिस तरह आप माउस को मूव करते हो लेफ़्ट राइट, इसी तरीके से ही आपको नहीं करना पड़ता है ट्रैक बॉल्स के साथ। ट्रैक बॉल्स का सारा मूवमेंट इस बॉल के साथ ही होता है। आप इस बॉल को रोटेट करते हो अपनी फिंगर के साथ, और इस तरह से आप अपना माउस को इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका एक एडिशनल बेनिफिट ये भी है कि आपको इसके थ्रू कोई भी हाथ का मसला नहीं होगा। एक और भी मसला कभी कभी होता है कुछ लोगों को, क्योंकि माउस का जो तरीका है पकड़ने का वो इतना अच्छा नहीं है, तो कुछ लोग को एक और हेल्थ रिस्क हो जाता है जिसका नाम है कार्पल टनल। तो उससे बचने के लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करो कि आपको अपना पूरा हाथ को घुमाना नहीं पड़े, आप सिर्फ अपने फिंगर्स को इस्तेमाल करके बॉल को घुमा सकते हो, तो ये हेल्थ के लिए भी कहीं ज़्यादा बेहतर है।
लेकिन इतना कॉमनली यूज़ नहीं है, क्योंकि आजकल तो लोग की आदत भी यही हो गई है लाइट वेट माउस को यूज़ करना और पूरा माउस को हिलाना एक साथ, और इसके बजाय एक बड़ा सा बॉल होने का आप कर्सर को मूव ही इस तरीके से करते हो कि आप पूरा माउस को जब मूव करते हो, जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ, तो मेरा कर्सर अभी मूव होता है। लेकिन इस बॉल वाली चीज़ में क्या होता है, आप बॉल को मूव करते हो, सिर्फ बॉल को, माउस तो उसी जगह पे ही रहता है और आपका माउस रोटेट होने लगता है। तो ट्रैक बॉल्स एंड माइस दोनों इस्तेमाल होते हैं एक ही चीज़ करने के लिए, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए। अब ये कर्सर तो आपको पता ही है, ये जो एक पॉइंटिंग डिवाइस है आपका कंप्यूटर के अंदर, इसको कंट्रोल करने के लिए ही माइस और ट्रैक बॉल्स इस्तेमाल होते हैं। और ये आपका कर्सर करता क्या है, ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर सिलेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, मेन्यूज़ के थ्रू जब आप सिलेक्शंस करते हो, स्क्रोलिंग के लिए बहुत काम आता है, और भी एक्शंस के लिए बहुत काम आता है, क्लिकिंग के लिए काम आता है। अब अगर हम बात करें नॉर्मल माउस का, अभी ट्रैक बॉल की बात नहीं करते हैं, माइस के अंदर, मोस्ट माइस के अंदर जो सबसे बेसिक वाला भी है, उसमें भी 3 बटन ज़रूर होते हैं। एक आपका लेफ़्ट वाला होता है जो सिलेक्शन के लिए होता है, एक आपका राइट वाला होता है जो एक्स्ट्रा फंक्शंस के लिए यूज़ होता है, कॉपी पेस्ट या कोई और चीज़ के लिए, और आपका मिडल वन वाला होता है जो स्क्रॉल व्हील का काम करता है, ताकि आप पेजेस में ऊपर नीचे मूव कर सको। और इसमें एक और भी चीज़ होता है, अगर आप स्क्रॉल व्हील को क्लिक करो, स्क्रॉल व्हील को भी आप दबा के क्लिक कर सकते हो, तो उसमें भी कुछ आप एक्स्ट्रा फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हो वेबसाइट्स के ऊपर। ट्रैक बॉल्स जो होते हैं वो एक बॉल को इस्तेमाल करते हैं जो या तो टॉप पे या फिर साइड पे होता है। अब जो मैंने पिक्चर लगाया है इसमें तो बॉल टॉप के पे है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिस पे बॉल साइड पे भी होता है। तो वो बॉल को जब आप घुमाते हो, आपको पूरा माउस को नहीं घुमाना पड़ता है, वो तो अपना ही जगह पे रहता है। आप सिर्फ बॉल को घुमाते हो तो ऑटोमेटिकली बॉल को घुमाने से जो है आपका कर्सर मूव हो जाता है, और आप फिर उसी से अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो मेन्यू में से, और ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और ट्रैक बॉल्स क्योंकि वो मूव नहीं करते आपकी माउस की तरह, इसलिए उनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, और RSI और कार्पल टनल से आपको बचाता भी है, तो इसलिए हेल्थ वाइज ये एक ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब हम बात करते हैं माइक्रोफोन्स के बारे में। माइक्रोफोन जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर अगर आपको साउंड को इनपुट करना है। अब हम तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन कर रहे हैं अभी, लेकिन माइक्रोफोन भी जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस बोला जाता है, क्योंकि आप अपना आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हो। जो भी चीज़ आप बाहर से एक्सटर्नली इनपुट करते हो या अंदर भेजते हो एक तरह से आपका कंप्यूटर के अंदर, वो आपका इनपुट डिवाइस कहलाता है। और माइक्रोफोन भी तो यही करता है, वो आपका आवाज़ लेता है, उसको कंप्यूटर के अंदर सेंड कर लेता है, तो इसलिए वो आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। और माइक्रोफोन्स अंदर वर्क किस तरह से होते हैं, माइक्रोफोन्स के अंदर एक डायाफ्राम होता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है डायाफ्राम, DIAPHRAGM, डायाफ्राम। तो माइक्रोफोन्स के अंदर एक डायाफ्राम होता है जो एक तरह का प्लेट हो सकता है, आप इस तरह से समझ सकते हो, या एक मेटल प्लेट होता है जो वाइब्रेट होता है जब माइक साउंड को पिकअप करता है, और उसका जो वाइब्रेशन है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कॉज करता है किनेटिक एनर्जी से, जो कंप्यूटर को सेंड होता है। और वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, वो जो किनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसलेट होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कंप्यूटर को सेंड होते हैं, वो उसको इंटरप्रेट करके डिजिटल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं, जैसे बाइनरी वैल्यूज़ में, और फिर उसके बाद वो या तो ट्रांसमिट होते हैं या फिर स्टोर होते हैं मेमोरी के अंदर। और फिर उसके बाद वॉइस रिकग्निशन और स्पीच रिकग्निशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो माइक के साथ। वॉइस रिकग्निशन इस तरह से चलता है कि जब आप कंपेयर करते हो एक वेव पैटर्न से, अगर आप एक पर्सन का वॉइस को कंपेयर करते हो एक वेव पैटर्न से जो ऑलरेडी सेव हुआ है। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन के लिए एक वॉइस रिकग्निशन सिस्टम के अंदर मेरे रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं अपना आवाज़ को माइक के अंदर बोलूँगा तो वो रजिस्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद जब भी मुझे वेरीफाई करना हुआ तो फिर जब मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो कंपेयर करेगा वेव पैटर्न में से, और जब वो कंपेयर करेगा तो ऑटोमेटिकली जो वेव पैटर्न है वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा, और वो जो आपने रजिस्टर किया होगा वो तो स्टोर रहेगा ही रहेगा, मतलब सेव रहेगा ही रहेगा। फिर जब भी आप आओगे वेरिफिकेशन के लिए तो वो कंपेयर करेगा उस वेव पैटर्न के साथ जो ऑलरेडी स्टोर हुआ है, जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला वेव पैटर्न है, जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला वॉइस है, उससे कंपेयर किया जाएगा। और अगर मैच हुआ तो फिर करेक्ट पर्सन आइडेंटिफाइड हुआ। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर वो एक गेट खोलता है तो फिर आपका गेट खुल जाएगा, या जो भी वो प्रोसेस को से अटैच्ड हुआ है वो प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि आपका वॉइस और जो सेव वॉइस हुआ है वो दोनों मैच कर रहे हैं, इसलिए आउटपुट होगा ट्रू। ट्रू का मतलब है कि जो भी प्रोसेस होगा वो फिर उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद स्पीच रिकग्निशन। अब ये दोनों चीज़ें तो सेम ही लग रहे हैं, वॉइस रिकग्निशन स्पीच रिकग्निशन एक ही बात है, लेकिन एक्चुअली ये थोड़ा अलग है।
वॉइस रिकग्निशन का यूज़ है एक स्पेसिफिक पर्सन को आइडेंटिफाई करना, मतलब है कि मैं हसन हूँ या मैं अली हूँ या मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं कौन हूँ, आइडेंटिफाई करने के लिए वॉइस रिकग्निशन को आप इस्तेमाल करते हो। स्पीच रिकग्निशन में आप इंडिविजुअल पीपल को, आप एक एक पर्सन को रिकग्नाइज नहीं करते हो, आप ओवरऑल आवाज़ को, वॉइस को रिकग्नाइज करते हो। चाहे अब्दुल्ला बोल रहा हो, चाहे अली बोल रहा हो, चाहे हसन बोल रहा हो, चाहे कोई और बोल रहा हो, जो भी बोल रहा हो, वो सब इंसान है ना, या आवाज़ निकालते हैं। या अगर मैं बोलूँ कि आपका कोई कुत्ता है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अगर भौंक रहा है तो उसका जो आवाज़ है वो भी एक तरह का आवाज़ ही है ना, एक तरह का स्पीच ही है। तो ये सब आता है स्पीच रिकग्निशन के अंदर। ये एक स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं ढूंढता है, वो हर तरह का स्पीच को इनपुट कर लेता है। लेकिन फिर उसके बाद आप कंडीशंस डाल सकते हो कि अगर आपका स्पीच ह्यूमन वाला स्पीच से मैच कर रहा है, मतलब है कि आप इंग्लिश बोल रहे हो, तो फिर ही वो आपको वो आपका स्पीच को रिकग्नाइज़ करे, वो उसको इनपुट करे। मतलब है कि वो क्या करेगा, वो आपका स्पीच को इनपुट करेगा, इनपुट करने के बाद वो उसको स्कैन करेगा, वो उसका उस स्पीच के अंदर पैटर्न्स ढूंढेगा और उनको कन्वर्ट करेगा डिजिटल वैल्यूज़ के अंदर, जो फिर ब्रेक हो जाएंगे, मतलब मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगे, जिसको हम फोनेम्स बोलते हैं। और ये फोनेम्स कंपेयर हो जाएंगे वर्ड से जो एक बिल्ट इन डिक्शनरी के अंदर कंटेन हुआ है। तो इसलिए आपका जो स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है वो इंडिविजुअल पीपल को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं होते हैं, मोस्टली उसका काम यही होता है कि वो स्पीच को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल वैल्यूज़ के अंदर, कंपेयर करने के लिए कि आपका जो आपने जो बोला है, वो जो चीज़ आपने अभी बोला है उसको वो एक वैलिड ह्यूमन का स्पीच है, मतलब एक उसने वाकई में कुछ बोला है, या फिर उसको ट्रांसलेट करने के लिए कि उस बंदे ने अभी क्या बोला है। अगर मैं बोलूँ टेक्स्ट टू स्पीच जिस तरह से होता है, सॉरी स्पीच टू टेक्स्ट जिस तरह से होता है कि आप बोलो तो ऑटोमेटिकली गूगल आपका वो टेक्स्ट लिख देगा सर्च के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं स्पीच रिकग्निशन। वॉइस रिकग्निशन होता है ईच पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए। स्पीच रिकग्निशन होता है एक रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि आप ह्यूमन हो, आप क्या कुत्ता हो, आप कोई और हो, या फिर वो यूज़ होता है ट्रांसलेशन के लिए, जैसे कि स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन। तो आई थिंक आप समझ गए हो कि मेरा मतलब क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं टच स्क्रीन्स पे। तो ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, ये जो स्पेसिफिक स्लाइड है टच स्क्रीन्स का, ये थोड़ा सा लंबा है। तो टच स्क्रीन्स में हम देखेंगे रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंफ्रारेड के बारे में। तो टच स्क्रीन जो होते हैं वो यूज़ होते हैं सिलेक्शंस करने के लिए, जिस तरह माउस या ट्रैक बॉल यूज़ होता है, लेकिन वो आपका फिंगर से कंट्रोल होता है या कोई और चीज़ से कंट्रोल होता है जो आपका स्क्रीन के ऊपर टच करता है, चाहे आपका फिंगर हो चाहे कोई और चीज़ हो। और टच स्क्रीन जो होते हैं उनके अंदर एक वर्चुअल कीबोर्ड का भी ऑप्शन होता है, अगर नेसेसरी हुआ तो उनमें वो भी एक ऑप्शन होता है। और आजकल 3 मेन टाइप्स के टच स्क्रीन इस्तेमाल होते हैं, हर एक का अपना बेनिफिट्स है और ड्रॉबैक्स है। पहला टाइप है रेजिस्टिव, फिर कैपेसिटिव, फिर इंफ्रारेड। रेजिस्टिव जो है वो सबसे सस्ता वाला है, कैपेसिटिव मीडियम वाला है और इंफ्रारेड सबसे ज़्यादा महंगा है। और भी कुछ अलग अलग इसके चीज़ें हैं, तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टिव के बारे में देखते हैं। रेजिस्टिव टच स्क्रीन जो है वो एक अपर लेयर ऑफ प्लास्टिक, या इसका एक और वर्ड है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर एक तरह का प्लास्टिक है। रेजिस्टिव टच स्क्रीन जो है उनका जो अपर लेयर है वो एक पॉलिएस्टर या एक फॉर्म ऑफ प्लास्टिक से बना हुआ है, और जो बॉटम लेयर होता है वो होता है ग्लास का। जब आप पॉलिएस्टर लेयर को टच करते हो तो जो आपका सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है, और जो सिग्नल है, मतलब है कि जिस जगह पे आपने टच किया है उसका जो सिग्नल है वो सेंड होगा एक माइक्रो प्रोसेसर को जो आपका फ़ोन के अंदर लगा हुआ है, और वो कुछ कैलकुलेशंस को एग्जीक्यूट करेगा ये डिटरमिन करने के लिए कि आपने किस जगह पे टच किया है। वो कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के लिए आप इस्तेमाल उसको करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली ढूंढेगा कि आपने किस जगह पे किस चीज़ के ऊपर टच किया है या क्लिक किया है, तो फिर उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये है रेजिस्टिव टच स्क्रीन। इसके बेनिफिट्स क्या है? काफ़ी इनएक्सपेंसिव है, ये सबसे चीपेस्ट टेक्नोलॉजी, इन तीनों से कंपेयर करो तो ये सबसे चीपेस्ट वाला है। और इसका एक और भी फ़ायदा ये है कि आप फिंगर्स के अलावा भी आप दूसरी चीज़ें को भी इसको टच कर सकते हो। आप ग्लव्स के साथ भी इसको टच कर सकते हो, किसी और ऑब्जेक्ट के साथ टच कर सकते हो, आप स्टाइलस के साथ टच कर सकते हो, अपने नॉर्मल फिंगर्स के साथ टच करते हो, तो ये मैटर नहीं करता है।
लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या है, स्क्रीन विजिबिलिटी इतना अच्छा नहीं है स्ट्रॉन्ग सनलाइट में, मतलब है कि आपको स्क्रीन पे ग्लेयर दिखेगी, आपको सही से नहीं दिखेगी, बहुत ही अगर धूप हो तो। और इसका एक और भी ड्रॉबैक ये है, इसकी एक और भी बुराई ये है कि इसमें मल्टी टच नहीं है। अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपको मल्टी टच करना हुआ मल्टीपल फिंगर से या मल्टीपल चीज़ें से, तो आप इसमें नहीं कर सकते हो। और आखिरी चीज़ है स्क्रीन ड्यूरेबिलिटी। स्क्रीन ड्यूरेबिलिटी जो है वो फेयर है, मतलब है कि इतना अच्छा नहीं है, वो स्क्रैच हो जाता है, इतना आसान नहीं है स्क्रैच को होना, लेकिन फिर भी इतना अच्छा नहीं है, मतलब बिल्कुल स्क्रैच प्रूफ नहीं है। और जो स्क्रीन है वो वेयर आउट हो जाता है, मतलब है कि कुछ साल बाद उसका जो क्वालिटी है, उसका जो चीज़ है, मतलब वो डिग्रेड हो जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा मतलब टूटने लगेगा। तो ये होता है रेजिस्टिव टच स्क्रीन। अब कैपेसिटिव टच स्क्रीन क्या होता है, वो उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं। अब रेजिस्टिव टच स्क्रीन के अंदर आपके पास दो लेयर्स होते हैं। अपर लेयर होता है पॉलिएस्टर का, जो एक तरह का प्लास्टिक है, और बॉटम लेयर होता है ग्लास का। लेकिन कैपेसिटिव टच स्क्रीन में आपका बहुत सारे लेयर्स होते हैं, और ईच लेयर जो है वो कैपेसिटर की तरह होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जनरेट करता है ग्लास प्लेट्स के नीचे, ग्लास प्लेट्स के बिटवीन। मतलब है कि क्या हो रहा है, आपके पास बहुत सारे लेयर्स हैं, सिर्फ दो नहीं है, और भी बहुत सारे लेयर्स हैं, वो सब एक कैपेसिटर की तरह एक्ट कर रहे हैं। मतलब है कि वो चार्ज को, आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज को सेव कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन द लेयर्स। जो आपके ग्लास प्लेट्स है, आपके लेयर्स के अंदर आपके पास ग्लास प्लेट्स हैं, आपके जितने भी लेयर्स हैं इस कैपेसिटर टच स्क्रीन के अंदर, उनके बीच में आपके पास कुछ ग्लास प्लेट्स मौजूद हैं, तो वो उनके बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड्स क्रिएट करेगा। और जब आप टच करोगे टॉप लेयर ऑफ ग्लास को, जो टॉप वाला लेयर है, जब आप उसको टच करोगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उस जगह पे मतलब वो चेंज हो जाएगा। कि आपने अगर कभी देखा है प्लाज्मा बॉल, अगर आप ऑनलाइन सर्च करो प्लाज्मा बॉल, तो इस तरह से होता है कि आपके पास एक बॉल होता है, उसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब आप उसका बाहर को टच करते हो तो जो सारे इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स होते हैं वो आपका फिंगर पे जंप होने लगता है। तो ये बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है, जब आप उसको टच करोगे तो जो इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स है वो आपका फिंगर पे जंप होने लगेगा, लेकिन आपको कुछ फील नहीं होगा, आपको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर लेयर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन सिर्फ स्पार्क्स आपका फिंगर के ऊपर जंप होगा। ये बिल्कुल एक प्लाज्मा बॉल की तरह है, अगर आप सर्च करो आपको समझ में आएगा मेरा मतलब क्या है। और उस इलेक्ट्रिकल चार्ज का जो अट्रैक्शन है वो आपका फिंगर से है ना, तो वो ढूंढेगा कि किस लोकेशन पे आपका फिंगर जा रहा है, तो वो जो लोकेशन है वो उस जगह होगा जहाँ आपका फिंगर पड़ रहा है, जहाँ आप टच कर रहे हो स्क्रीन के ऊपर। वो जो लोकेशन है वो माइक्रो प्रोसेसर ढूंढेगा कि वो कौन सी जगह है, वो उसको इंटरप्रेट करेगा, वो उसको समझेगा, और फिर उसके बाद वो उसको उस प्रोसेस को प्रोसेस करेगा। जहाँ भी आपने क्लिक किया होगा उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन आइकॉन में, तो उस एप्लीकेशन को खोल देगा, तो इस तरह से वो उसको फिर प्रोसेस कर लेगा। तो बेनिफिट्स क्या है इसके, ये एक मीडियम कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है रेजिस्टिव की तरह। स्क्रीन विजिबिलिटी अच्छा है स्ट्रॉन्ग सनलाइट के अंदर भी, मतलब है कि सनलाइट के अंदर उसका स्क्रीन विजिबिलिटी भी अच्छा है। मल्टी टच कैपेबिलिटी भी मौजूद है जो रेजिस्टिव के अंदर नहीं था, और स्क्रीन काफ़ी ड्यूरेबल है, मतलब है कि बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट चाहिए उसको तोड़ने के लिए। तो आप ऐसे ही मतलब उसको ज़मीन पे गिरा के आप उसको तोड़ नहीं सकते हो, आपको उसको पंच करना पड़ेगा। अगर बहुत ही ऊंची जगह से गिरा हो या बहुत ही कोई हार्ड चीज़ पे अगर वो लैंड हुआ हो तो ही वो टूटेगा, वरना वो नहीं टूटेगा। तो काफ़ी ड्यूरेबल है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि आप इसको टच नहीं कर सकते हो बगैर ग्लव्स के साथ या स्टाइलिस के साथ या कोई ऐसी चीज़ से आप उसको टच नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसे होते हैं कैपेसिटिव स्क्रीन जिसमें स्टाइलिस भी काम करता है, जैसे सैमसंग के जो फ़ोन्स होते हैं उसमें कैपेसिटिव भी काम करता है, लेकिन मोस्टली उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ बेयर फिंगर्स, मतलब है कि आपका नॉर्मल फिंगर ही इस्तेमाल हो सकता है, और स्टाइलिस भी कुछ फ़ोन्स में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बाकी कुछ और इस्तेमाल नहीं हो सकता है। कोई और ऑब्जेक्ट से या फिर ग्लव्ड हाथों से आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अब इंफ्रारेड जो है, इंफ्रारेड के दो टाइप्स है, हीट सेंसिटिव और ऑप्टिकल। तो ये 2 टाइप्स ऑफ इंफ्रारेड स्क्रीन्स हैं। हीट सेंसिटिव वाला जो होता है उसका जो ग्लास होता है वो, उसका जो स्क्रीन होता है वो एक ग्लास मटेरियल से बना हुआ होता है, मतलब है कि उसका जो स्क्रीन होता है वो नॉर्मल ग्लास से बना हुआ होता है। और हीट सेंसिटिव स्क्रीन्स के अंदर आपके पास एक वार्म ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि आपके फिंगर्स जो एक इनपुट ऑपरेशन को कैरी आउट कर सकें। मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ
हॉट ब्लडेड चीज़ें को सेंस कर सकता है। मतलब है कि कोल्ड ब्लडेड चीज़ों को वो सेंस नहीं कर सकता है। मतलब है कि अगर मैं अपना फिंगर के अलावा कोई भी और चीज़ से मैं उसको अगर टच कर लूँ तो फिर वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड होगा। अगर मैं अपना ग्लव से टच करूँगा तो वो तो कोल्ड ब्लडेड हुआ, तो इसलिए वो उसको सेंस नहीं कर सकेगा। अगर किसी और चीज़ से हुआ कि फॉर एग्जांपल कोई कोल्ड ब्लडेड एनिमल हुआ, उसने उसको टच की, तो भी कुछ भी सेंस नहीं होगा। सिर्फ हॉट ब्लडेड ऑब्जेक्ट्स या वार्म ऑब्जेक्ट्स, गर्म ऑब्जेक्ट्स ही उसके अंदर वो सेंस कर सकता है। तो ये एक तरह का इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है। एक और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। तो ये भी ग्लास को यूज़ करता है, लेकिन इसके अंदर आपके पास बहुत सारे सेंसर्स होते हैं एक ग्रिड फॉर्मेट के अंदर। आपने ग्रिड तो कभी देखा होगा, जैसे कि क्यूब के अंदर आपके पास अगर आप एक क्यूब को डिवाइड कर लो फॉर एग्जांपल, या क्यूब को छोड़ो, अगर आप एक स्क्वायर को डिवाइड करते हो 9 छोटे छोटे क्यूब्स में, तो वो एक ग्रिड होगा। वो एक ग्रिड होगा 9 छोटे छोटे क्यूब्स का, जो कुल मिला के एक बड़ा सा स्क्वायर को बनाते हैं। मतलब एक आपके पास एक स्क्वायर है, उसको आप डिवाइड करो तो आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स बन जाते हैं। फिर आपका जो सारे स्क्वायर्स को जब आप मिलाओ तो आपके पास एक बड़ा स्क्वायर बन जाता है, तो उसको बोलते हैं अ ग्रिड ऑफ स्क्वायर्स। मतलब वो एक ग्रिड है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, मतलब है कि जहाँ हम उसको टच कर सकते हैं, वो ग्रिड कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से वो ढूंढा जाता है। या आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे आपके पास जीपीएस कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ताकि आपको एग्जैक्ट जगह पता चले कि एक चीज़ कहाँ है या आप कहाँ हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से ही है कि ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ से ग्रिड कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका डिटेक्ट करेगा। तो जिस तरह आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है कि कहीं भी अगर आप हो अर्थ के ऊपर तो वो डिटेक्ट कर लेगा, तो बिल्कुल वही चीज़ है, कहीं भी अगर आप मौजूद हो ग्रिड कोऑर्डिनेट्स के अंदर तो वो आपको सेंस कर लेगा एक तरह का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैलकुलेशन को यूज़ करके। तो ये होता है ऑप्टिकल इंफ्रारेड स्क्रीन्स। अब इनके बेनिफिट्स क्या है? ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम्स और ऑप्टिकल इंफ्रारेड स्क्रीन्स और हीट सेंसिटिव इंफ्रारेड स्क्रीन्स, ये दोनों स्क्रीन जो है इन दोनों में मल्टी टच कैपेबिलिटीज़ मौजूद है, तो ये एक अच्छी बात है। जो ऑप्टिकल वाला है वो बेयर फिंगर्स, ग्लव्ड फिंगर्स और स्टाइलस, वो हर चीज़ को अलाउ करता है। मतलब है कि आप ग्लव्स भी या कोई और चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। बोथ सिस्टम्स के अंदर जो होते हैं आपका एक गुड स्क्रीन ड्यूरेबिलिटी होता है। मतलब है कि जिस तरह आपका कैपेसिटिव के अंदर है, उसी तरह से आपका स्क्रीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, तो उसको भी तोड़ना काफ़ी मुश्किल है। ड्रॉबैक्स क्या है? लेकिन ड्रॉबैक्स ये है कि वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। जो हीट सेंसिटिव वाला है उसमें मसला ये है कि आप बेयर फिंगर्स के अलावा इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो। ऑप्टिकल वाले में तो आप किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, आप फिंगर को इस्तेमाल करो, ग्लव फिंगर को इस्तेमाल करो, स्टाइलस को इस्तेमाल करो, किसी और चीज़ को इस्तेमाल करो तो वो चल जाएगा। लेकिन हीट सेंसिटिव इंफ्रारेड स्क्रीन्स के अंदर जो है आप अपना फिंगर्स के अलावा या कोई भी हॉट ब्लडेड चीज़ के अलावा कुछ और इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो। और दोनों सिस्टम जो है ऑप्टिकल और हीट सेंसिटिव, दोनों सिस्टम जो है दोनों के अब ये पता नहीं क्यों ड्रॉबैक्स में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से ये गलत है, ये बेनिफिट्स में ही होना चाहिए कि दोनों में स्क्रीन विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है। मतलब है कि अगर आप बहुत सारा धूप में खड़े हो तो भी आपको हर चीज़ सही से दिख जाएगा। पता नहीं ये ड्रॉबैक्स में क्यों लिखा हुआ है, बेनिफिट्स में लिखा हुआ होना चाहिए। खैर, तो इंफ्रारेड हीट सेंसिटिव टेक्नोलॉजी और इंफ्रारेड ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी दोनों जो है वो धूप में बहुत ही अच्छी तरह दिख जाते हैं, तो उसका मसला नहीं है। फिर उसके बाद इनपुट डिवाइसेस, सेंसर्स। तो अब हम पढ़ेंगे सेंसर्स के बारे में। सेंसर्स क्या होते हैं? सेंसर्स यूज़ होते हैं डाटा को सेंड करने के लिए फ्रॉम द रियल वर्ल्ड टू द कंप्यूटर। अब आपका जो माइक्रोफोन होता है वो भी एक सेंसर इस्तेमाल करता है, आपका जो कीबोर्ड होता है वो भी एक सेंसर इस्तेमाल करता है। हर चीज़, हर इनपुट डिवाइस एक सेंसर को इस्तेमाल करता है। और सेंसर्स के अंदर जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ लगा हुआ होता है हर सेंसर के अंदर, जो कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करता है। हर सेंसर के अंदर एक ADC लगा हुआ होता है। ADC का मतलब क्या है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो डाटा को चेंज करता है एक डिजिटल फॉर्मेट के अंदर। सेंसर्स जो है वो मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम्स दोनों में काम आते हैं। अब ये मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम्स क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम्स यूज़ होते हैं स्टेटस को रिपोर्ट करने के लिए। मतलब है कि अगर मैं बोलूँ, मैं जब टास्क मैनेजर को खोलता हूँ तो टास्क मैनेजर
एक मॉनिटर सिस्टम है, क्योंकि वो मॉनिटरिंग करता है आपका कंप्यूटर का। तो जो सेंसर लगा हुआ है आपके कंप्यूटर के अंदर, जो टास्क मैनेजर के साथ इस्तेमाल होता है, वो वाला सेंसर जो है वो आपका एक मॉनिटरिंग सिस्टम बोला जाता है कंप्यूटर के अंदर। और आपका कंट्रोल सिस्टम जो है वो यूज़ होता है चीज़ों को चेंज करने के लिए। कि अगर मैं आपको बोलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना माइक से बोलता हूँ कुछ भी, तो जो इनपुट होगा मेरा, जाहिर सी बात है मेरा आवाज़ ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, या फिर वो हाई पिच्ड हो जाए या फिर लो पिच हो जाए, कोई भी ऐसी चीज़ हो। तो जो इनपुट है, मेरा इनपुट अलग अलग तरह का है ना, तो इसलिए जो उसका प्रोसेसिंग होगा वो भी अलग अलग होगा। कि जो प्रोसेसर का इनपुट होगा वो भी अलग ही आएगा। मतलब है कि एक इनपुट को जब अफेक्ट करते हैं तो दूसरे इनपुट्स भी जाहिर सी बात है कि अफेक्ट हो जाते हैं। तो वो होते हैं कंट्रोल सिस्टम्स, जो एक इनपुट को अल्टर करते हैं या चेंज करते हैं ताकि दूसरे इनपुट्स भी उसके साथ साथ बदल जाए। मतलब है कि अगर मैं अपना एक लो आवाज़ में बोलूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर क्या होगा कि मेरा माइक के अंदर जो है जो भी आवाज़ जाएगा वो एक लो वॉल्यूम के अंदर जाएगा। लो वॉल्यूम का मतलब है कि जो मेरा प्रोसेसर का इनपुट होगा वो इसको कम आवाज़ के साथ इंटरप्रेट करेगा। मतलब है कि इसका जो वो साउंड वेव्स जो है वो उसका कम आएगा। मतलब है कि इसने दूसरा इनपुट को अफेक्ट कर लिया, तो इसलिए ये कंट्रोल सिस्टम हुआ। अब बहुत सारे अलग अलग तरह के सेंसर्स हैं जो अलग अलग मॉनिटर एंड कंट्रोल एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल होता है। आपके पास अल्ट्रासोनिक सेंसर है, गैस सेंसर है, कलर सेंसर है, PIR सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, पोटेंशियोमीटर, IR सेंसर, रेंज सेंसर, थर्मिस्टर, LDR, फ्लेक्स सेंसर, IR ट्रांसमीटर, फोटो डायोड मतलब IR रिसीवर, LM35 टेम्परेचर सेंसर, माइक्रोफोन, हॉल सेंसर, और भी कितने कितने चीज़ें होते हैं। मैंने ये जो आपको यहाँ सेंसर्स दिख रहे हैं, यहाँ मैंने काफ़ी सारे सेंसर्स को खुद इस्तेमाल भी किया है। इनमें से जो आपको इधर सेंसर्स दिख रहे हैं इनमें से मैंने काफ़ी इस्तेमाल किया भी है खुद। और ये सब वो वाले सेंसर्स होते हैं जो आपका कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ होता है। इनका जो वर्किंग होता है वो तकरीबन सेम ही होता है। हो सकता है कि इसका साइज़ बड़ा हो या छोटा हो। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर जो रेंज सेंसर लगा हुआ, अब कंप्यूटर के अंदर तो रेंज सेंसर होता ही नहीं है कंप्यूटर के अंदर अगर आपका कोई IR सेंसर लगा हुआ होगा किसी भी वजह से, तो वो इतना बड़ा नहीं होगा जिस तरह का आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। वो कहीं ज़्यादा छोटा होगा, क्योंकि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स बने भी इस तरीके से, लेकिन उनका वर्किंग, उनका जो फंक्शन होगा वो एक ही होगा। अब हम आखिरी इनपुट देखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम जाएंगे आउटपुट की तरफ। तो इधर हम पढ़ेंगे इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स के बारे में, ठीक है। इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स का एक और नाम है स्मार्ट बोर्ड्स। वो अलाउ करते हैं कंप्यूटर इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए यूजिंग अ प्रोजेक्टर। मतलब यह कि आप इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब स्मार्ट बोर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हो कंप्यूटर इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए एक प्रोजेक्टर के थ्रू। तो ये आप देख सकते हो इधर राइट पे लगा हुआ है, आपके पास बोर्ड है, आपके पास एक प्रोजेक्टर है। वो प्रोजेक्टर आपका लाइट को शाइन करेगा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, और स्मार्ट बोर्ड के ऊपर आपका एक सेंसर लगा हुआ है जो आपका प्रोजेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है कि जब भी आप उसके ऊपर कुछ भी टच करोगे या कुछ भी ड्रॉ करोगे तो वो इनपुट जो है वो प्रोसेस होके आपका प्रोजेक्टर को सेंड हो जाएगा। तो वो उसको डिटेक्ट करेगा और फिर उसी हिसाब से ही चेंज करेगा। मतलब है कि आप अपना स्क्रीन के ऊपर इसी तरीके से ही ड्रॉ कर सकते हो और ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। तो एनोटेशन जो है वो इसी तरीके से ही फिर काम आता है स्मार्ट बोर्ड्स के ऊपर कि आपको पेंट में लिखना है, किसी PDF को एनोटेट करना है, पावर पॉइंट के ऊपर लिखना है, कुछ भी ऐसी चीज़ करना है तो वो फिर इसी तरीके से ही होगा। और फ़ायदा ये भी है कि क्योंकि वाइट बोर्ड्स के अंदर एक SSD या हार्ड ड्राइव होता है तो इसलिए आप उनको सेव भी कर सकते हो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, तो उसमें ये एक और भी फ़ायदा होता है। तो आज हमने पढ़ा है इनपुट डिवाइसेस के बारे में। आपको जो है आवाज़ आ रहा होगा आई थिंक कुछ अगले 10-15 मिनट के लिए, पिछले 10-15 मिनट से, तो वो बारिश की है क्योंकि बड़ी अच्छी बारिश हो रही है आज, तो इसलिए काफ़ी आवाज़ आ रहा है। लेकिन बेहतर है कि मैं अभी इस क्लास को इधर ही एंड कर लूँ, ज़्यादा इनमें बातें ना करूँ। इसका वजह ये है कि अगर लाइट चली गई तो ये रिकॉर्डिंग भी चला जाएगा। अगर आप देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर तो इसका मतलब है कि शुक्र है ये आ गया खैर सलामत से, मतलब यूट्यूब के ऊपर, तो ये फिर शुक्र की बात है। लेकिन फ़िलहाल मुझे तो अपनी रिकॉर्डिंग को फ़ौरन बंद करनी पड़ेगी कि लाइट ना चला जाए तो फिर मेरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा, मेरा रिकॉर्डिंग चला जाएगा। तो खैर हमने आज कवर कर लिया है इनपुट डिवाइसेस, फिर कल से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे आउटपुट डिवाइसेस और हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।